अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों या के नाबद वैया के नस्ताइन। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फैसल भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के और बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स भी हैं, और हम आपकी जो नॉलेज है, हम आपकी जो विजडम है उसको टैप करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ही दोबारा इस चीज का क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर उसी तरीके से जा रहे हैं जैसे कि कोई मार्शल लॉ होता है और हमने कोई लॉ नहीं मानना और हमने मिलिट्री कोर्स बनानी है ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि सिविलियंस हैं और जिनके पास कोई वेपन। रिसेंटली जावेद जबार ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने एक टर्म कॉइन की पार्शियल लॉ की, यानी कि ये पार्शियल लॉ है, ना ये मार्शल लॉ है और ना सिविलियन लॉ जो है वो फंक्शनल है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो इस वक्त फंक्शनल नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि हम क्या करते आए। मिलिट्री कोर्ट्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती रही है और किसको ज़रूरत पड़ती रही है। सबसे पहले तो जाएंगे 1958 में, जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट हुए और लोगों को उन्होंने ट्राई करना शुरू किया। द एक्सपेरिमेंट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। पहली चीज़ ये हुई कि जो मिलिट्री कोर्ट्स बनने शुरू हुए तो ग्रेजुअली वो करप्ट होने शुरू हो गए। ठीक है। उनकी जो कन्विक्शंस थी दे कुडंट स्टैंड, ठीक है ना, वो भी जो है वो डिसमिस की गई। उसके बाद दोबारा जब मिलिट्री कोर्ट्स की बात आई तो इंटरेस्टिंगली ये 1997 में, 97 के बाद इनफैक्ट 1998 में जब नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर था और जस्टिस सजाद अली शाह को जिस तरह हटाया गया वो भी हमें पता है। उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ ने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए और जो उसका अपना अपॉइंटेड चीफ जस्टिस था अजमल मियाँ ने उस वक्त वो मोटो लिया। 9 मेंबर बेंच था और उस 9 मेंबर बेंच ने इसको कलअदम करार दिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री कोर्ट्स नहीं हो सकते। नवाज शरीफ ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो ऑर्डिनेंस 12 था 1998 का, ऑर्डिनेंस 12 1998 का, उसके तहत उसने मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की इजाजत दी थी। अजमल मियाँ जो चीफ जस्टिस थे, 9 मेंबर बेंच ने उन मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम किया। उस वक्त तक एक जो है कन्विक्शन हो चुकी थी और वो एक्सिक्यूशन भी हो चुकी थी। राइट। तो वो जिस बंदे को एक्सिक्यूट किया गया, ठीक है ना, उसको पूछने वाला कोई भी नहीं था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स जो जिसने उसको कन्विक्ट किया था वही कलअदम हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं 2015 में, अगेन नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। सानिया हुआ पेशावर का, बिला शुबा बहुत बड़ा सानिया था APS पेशावर का, और तकरीबन सारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी इंक्लूडिंग इमरान खान, उन्होंने उस वक्त जो है 21st अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द क्रिएशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें 2/3 की जरूरत होती है वो की गई और उसके तहत 2 साल के लिए एक सनसेट क्लॉज डाल के ये 2 साल के बाद ये अमेंडमेंट जो है कारामद नहीं होगी, तो मिलिट्री कोर्ट दोबारा बनाए गए। उन्होंने जो कन्विक्शन की 200 कन्विक्शन तो पेशावर हाई कोर्ट ने जो है ना वो उन्होंने ओवरटर्न की। 200 कन्विक्शंस पेशावर हाई कोर्ट लोग। ठीक है। इसका मतलब ये था कि वो जो कन्विक्शंस थी, जो प्रोसेस फॉलो हुआ, जिस तरह एविडेंस जो है पेश हुआ, कलेक्ट किया गया, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने डिसमिस कर दिया। क्वालिटी ऑफ एविडेंस नहीं थी। ठीक है। दोबारा फिर 23rd अमेंडमेंट हुई और 2 साल के लिए दोबारा जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए और ये लैप्स कर गया 2019 में, 2019 में ये गए। ठीक है ना। तो ये है इनकी हिस्ट्री। अब एक चीज पे और आते हैं, हमारे कायद जिना साहब जो है कायद आजम, उनका आप देखिए रवैया क्या था। राउलेट एक्ट हुआ 2018 में, जज थे राउलेट, उन्होंने एक जो है ना वो स्टडी पेश की और एक उसका मकसद क्या था कि जो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इमरजेंसी पावर्स दी गई थी टू द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनिस्ट जो थे उनको वो एग्जीक्यूटिव पावर्स चाहिए थी ड्यूरिंग द वॉर, इमरजेंसी पावर्स थी कि वो विदाउट एनी कॉज डिटेंशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। राउलेट एक्ट उसको एक्सटेंड करना चाह रहा था, उसको सैंक्टिफाई करना चाह रहा था। जिना साहब जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे
and he resigned from the executive, from the council, from the viceroy, and he said this is not acceptable. ये राउलेट एक्ट जो है ये मनाफी है ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमन डिग्निटी के, तो बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी ड्यू प्रोसेस से आप जो है किसी को जो है पनिशमेंट दे रहे हैं। जब भी आप किसी को डिटेंशन में लेंगे, जेल में डालेंगे, तो आप पनिश कर रहे हैं। उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है कैंपेन किया, गांधी ने भी कैंपेन किया, गांधी ने अपने तरीके से सत्याग्रह और उसकी जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी वो उसने की। और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था राउलेट एक्ट का, कि 2019 में अप्रैल 13 वो डेट है जिसपे जनरल रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग में तकरीबन 370 लोग जो है, 370 तो 390 कहते हैं, लोगों को उन पे गोली चला दी। वो समझ रहा था कि राउलेट एक्ट उसको जो है एम्पावर करता है, क्योंकि राउलेट एक्ट के मुताबिक किसी की कोई राइट्स नहीं थे, राइट टू लाइफ नहीं था, राइट टू फ्रीडम नहीं था, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था। तो ये है हिस्ट्री। जिना हाउस का हम सुन रहे हैं कि जो जिना हाउस को ये कर दिया, जिना हाउस को, और भाई जिना साहब की अपनी सोच जो थी उसको तो देख लें, व्हाट वाज हिज स्टैंड पॉइंट, कि वो किस सोच के थे। अभी दोबारा भी फैसल भाई ये पीटीआई ने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, जा रहे हैं इसी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, और हमारा एक लॉयर जो है, बड़े नोन लॉयर्स, उनको अबडक्ट कर लिया जाता है। सो इसके बारे में अगर कुछ आप कमेंट कर सकें तो। देखिए जी, 2 रिट्स जो हैं, वो एक रिट तो फैसल सिद्दीकी हैं, बहुत नामवर एडवोकेट हैं कराची में, उन्होंने फाइल किया है ना, वो सिंध हाई कोर्ट, वो मैंने रिट देखी है। आई एम नॉट 100% श्योर कि वो फाइल हो चुकी है या नहीं हो चुकी, बट मैंने वो पढ़ी जरूर है, और बड़ी डिटेल्ड है और बड़ी पावरफुल है, ठीक है ना। और उनमें उसमें पिटिशनर्स जो हैं वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, वो लोग हैं जो बड़े नामवर लोग हैं, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, उन के बिहाफ पे फाइल की गई है। इसी तरह एतजाज एहसन ने भी कहा है कि जी मैं भी रिट लेके जाऊंगा टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। हामिद खान ने भी कहा है, और उजैर भंडारी की आपने बात की, जो खान साहब को मिलने आए थे इसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, तो उनको जो ही उनको उठा के ले गए, कुछ घंटों बाद जाके छोड़ दिया। यही चीज एक और लॉयर के साथ भी हुई है। कल जो है कोई 11-12 जो है यूट्यूबर जो है, जो यूट्यूब पे अपने कंटेंट डालते हैं, वो आए थे खान साहब को मिलने, जब वो बाहर निकले सबको पकड़ के ले गए। मतलब अजीब तमाशा बचा हुआ है, ठीक है ना। मैं अगर देखे मजे की मैं आपको बात बताता हूँ, 1973 में 14 अगस्त को आपका करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोमलगेट हुआ। अप्रैल में ये मोरलेस डिसाइड हो चुका था और सिग्नेचर्स भी हो चुके थे, बट डिसाइड ये हुआ कि 14 अगस्त को इसको हम करेंगे बिकॉज इट्स अ सिग्निफिकेंट डेट। वो जब प्रोमलगेट हो गया तो 4 घंटे बाद, सिर्फ 4 आवर्स, ओनली 4 आवर्स, जुल्फिकार अली भुट्टो imposed emergency, suspended all fundamental rights, all, and throughout his period till 1977 he never restored them, never restored them. 4 years he never restored the fundamental rights. Under the emergency powers he dismissed 2 governments, और उस वक्त भी एक प्रीटेक्स्ट बना, वो प्रीटेक्स्ट ये था कि इराकी एम्बेसी जो है उसमें आर्म्स डिस्कवर किए गए हैं फॉर द बलोच सेपरेटिस्ट। Under that pretext, the army was sent into Balochistan, and we know what has been happening there. People have been disappearing for a very long time. Yeah, so it seems like they always need some sort of कोई बहाना चाहिए। बहाना चाहिए, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेमोक्रेट अपने आप को कहते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो तो डेमोक्रेट था ना, ये उसकी हरकतें थी। एफएसएफ भी खड़ी की, लोगों को जेल में डाला। जे रहीम जो उसका अपना पार्टी का मेंबर था, उसको कस्टोडियल टॉर्चर हुआ इन जेल। उसका भी यही है कि ही वाज स्ट्रिप्ड एंड ही वाज बीटन अप एंड सो वाज हिज सन। दिस इज जुल्फिकार अली भुट्टो। अगर मैं आपसे बॉटम लाइन कहूं कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कोई बॉटम लाइन दे दें मुझे, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो क्या बॉटम लाइन ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स हैव नेवर रियली वर्कड। द ओनली रीजन व्हाई यू वांट अ मिलिट्री कोर्ट इज बिकॉज़ यू हैव नो एविडेंस, नो रियल क्राइम हैज बीन कमिटेड, और no investigation has been carried out, because you don't have evidence to actually present in a court of law, in an average normal court of law,
तो आप मिलिट्री कोर्ट्स करना चाह रहे हैं। लेकिन मिलिट्री एक्ट जो है जिसका जिक्र हो रहा है उसको अगर आप पढ़ें तो उसका आर्टिकल 59 है जिसको ये साइट कर रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 59(2) जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे। आर्टिकल 59(2) जो है वो आर्मी ऑफिसर्स के बारे में है, नॉट सिविलियंस। आर्मी ऑफिसर्स को अंडर सिविल ऑफेंसेस ट्राई करने की बात हो रही है उसमें। उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप जिस मर्जी को चाहे सिविलियन को उठाएं और आर्मी एक्ट में उसको ट्राई करना शुरू करें। इसी तरह एक्ट है। जी शेरजान जी, हम मैं चाह रहा हूँ कि हम ना थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ भी चले जाएं। अगर आपने कोई एंडिंग करनी है इस रिप्लाई की तो प्लीज आप एंड करें। देखिए इसमें एंडिंग सिंपल ये है कि मिलिट्री कोर्ट जो है हैज नेवर बीन अ सॉल्यूशन, इट विल नेवर बी अ सॉल्यूशन, इट विल नेवर बी एक्सेप्टेबल। ठीक है ना यहाँ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल होगा ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को होगा। ठीक है ना, वी आर सिग्नेटरीज टू कन्वेंशंस और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जो है कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि सिविलियन को ट्राई किया जाए। आपका अपना आर्टिकल 10 जो है वो आपको गारंटी करता है फ्री ट्रायल। ठीक है ना, फ्री ट्रायल का मतलब है कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए और यू आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। ठीक है ना, तो ये चीज है जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में है। क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी और नॉट टू द पाकिस्तानीज एज वेल, एंड वैलिड ही नहीं है ये। मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा शेरजन भाई, हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वॉलेशन स्टार्ट होती है 9th of April 10th of April से ही शुरू हो जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की वॉलेशन। 25th of May को हमने उसका पूरा देखा कि जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कंप्लीटली बंद कर दिया। उसके बाद फिर इमरान रियाज की हमने देखी कि कितनी ज्यादा एफआईआर हुई और हर एफआईआर का कॉन्टेक्ट सेम था। अगर आप एक एफआईआर को पकड़ो और दूसरी एफआईआर को पकड़ो ऐसे लगता था जैसे कॉपी पेस्ट की हुई एफआईआर और डिफरेंट सिटीज में था। वहां से काम स्टार्ट हुआ, फिर अशर शीर साहब का मर्डर हो गया, फिर ये तो वो है जो कि नोन जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा जो अननोन जर्नलिस्ट हैं उनको उठाया जाता रहा पूरे 1.5 साल। अभी ट्रीजन के केसेस हो रहे हैं सारी की सारी जर्नलिज्म के ऊपर, और जो हमारे नॉन जर्नलिस्ट हैं, मुईद पीरजादा का नाम उसमें शामिल है, उसमें हमारे साबिर शाकिर का नाम शामिल है, भट्टी साहब भी बाहर बैठे हुए हैं, गुलाम साहब को भी उठाया गया उन्होंने, किसी जर्नलिस्ट को उन्होंने छोड़ा नहीं। जमील फारूकी साहब को, यंग हमारा एक जर्नलिस्ट है, उसको उन्होंने स्ट्रिप भी कर। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है पाकिस्तान में? देखिए नहीं है, मेरा ताल्लुक रहा है मीडिया से ऑलमोस्ट 30 years, starting from the 1990s. Freedom of speech has always been something with a question mark. देखिए दो तरीके हैं। नंबर 1, क्या आप जो है जिस तरह इन्होंने किया है कि जी केसेस बना दिए, कभी खुशदार में एफआईआर कट रही है तो कभी जो है दादू में एफआईआर कट रही है, और इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी। अरशद शरीफ शहीद ही कहूँगा मैं उनको, बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग विद अ सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। ही वाज बेसिकली स्पीकिंग द ट्रूथ टू पावर। ठीक है ना, जो बहुत बड़ा क्राइम कंसिडर किया जाता है कि आप जो है ताकतवर के सामने सच नहीं बोल सकते, तो उसको हाउंड किया गया। 18 उस पर एफआईआर थी, कांस्टेंट उसको थ्रेट्स थी। इमरान रियाज जो है, he has grown in stature in the last year, because of his ability and his desire to speak the truth also to power. पहले उसको हाउंड किया गया, उसको उठाया गया, उसको जो है कभी एक कोर्ट में कभी दूसरे कोर्ट में, ठीक है ना, and it was remarkable that the lower courts kept giving him relief. अब वो गायब है, महीने से ऊपर हो चुका है। He was arrested from Sialkot airport, he was in police custody, वहां से वो गायब है, और वो कहते हैं कि हमने तो उसको रिलीज कर दिया था। देयर इज नो एविडेंस कि इन्होंने उसको रिलीज कर दिया था, एंड ही इज बीन मिसिंग फॉर ओवर अ मंथ नाउ। ठीक है ना, इसी तरह जो साबिर शाकिर हैं, इसी तरह समी इब्राहिम, आई नो रियली वेल, समी के साथ जो होता रहा, मुईद पीरजादा, ही इज आउट ऑफ द कंट्री आल्सो। ठीक है ना, बाकी जो है शाहीन साहबाई इज अ जर्नलिस्ट विद अबाउट 40 years प्लस ऑफ जर्नलिज्म बिहाइंड हिम। उसके अगेंस्ट एफआईआर कटी हुई है रमना थाने इस्लामाबाद में। ठीक है ना, तो और जो है वीलॉगर्स के खिलाफ कटी हुई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इज अ फंडामेंटल राइट। मेरा हक है कि मैं बोलूं, अगर मैं गलत बोलूं तो आप मुझे चैलेंज करें उस पर। देखिए पीका ऑर्डिनेंस जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उसमें एक इशू हुआ था जो 2021 में और 21 के एंड में जाके हुआ कि पीका ऑर्डिनेंस का जो क्लॉज 20 था, आर्टिकल 20 था,
उसमें बेसिकली डेफेमेटरी लॉ को क्रिमिनलाइज किया जा रहा था। वहां पर आई थिंक ओवर रीच थी पीटीआई गवर्नमेंट की अपनी भी, एंड खान साहब नोज इट, ठीक है ना, कि उसकी जरूरत नहीं थी। बेसिकली डेफेमेशन लॉ को स्ट्रेंथन करना चाहिए था। सम पीपल एट दैट टाइम इन द पार्टी दे वर वेरी एडमेंट कि जी इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। वो भी गलत था। बट रियलिटी ये है कि मेरा राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 गिव्स मी द राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं गाली गलौच नहीं करूंगा, मैंने डिफेम नहीं करना, मैंने पाकिस्तान को जो है डिफेम नहीं करना, ठीक है ना। बट मेरा राइट है कि मैं बोल सकूं, वो आप मुझसे नहीं ले सकते। कैसे ले सकते हैं आप? आर्टिकल 19 का मतलब सेम है यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 19 इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल, सो वी आर नॉट ओनली सीइंग द वायलेशन ऑफ आवर आर्टिकल 19 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, हम यूनाइटेड नेशन के भी आर्टिकल 19 की भी वायलेशंस देख रहे हैं। बिल्कुल। कोई बॉटम लाइन बताएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच? हमने देखा कि जो भी ऐसा कोई बयान भी देता है या ट्वीट भी कर देता है या इवन कहीं पे किसी प्रोटेस्ट के अंदर खड़ा भी होता है सिर्फ इसलिए कि वो हक की तरफ जाना चाहता है, वो सच बोलना चाहता है, ऑब्जेक्टिव बात करना चाहता है। इमरान रियाज खान साहब को तो ये भी कहा गया कि वो जर्नलिस्ट नहीं है क्योंकि वो एक तो खैर पार्टी के बारे में बात करते हैं। वो जिसने कहा है उसको ये नहीं पता जी कि मीडिया है क्या, और या एक्सप्रेशन क्या है, और लिखाई क्या होती है, और जर्नलिज्म क्या होती है। आई मीन शी इज लाफेबल, ठीक है ना। पहले तो उसको साइड पे करें। देखिए बात ये है कि इन टुडेज एनवायरनमेंट वेयर यू हैव multiple platforms for expression, there cannot be a total control over people's voice or their thoughts. It is not going to work, ठीक है ना। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को देख लें, राइट, जस्ट इमरान खान ओन यूट्यूब चैनल, Yeah. before the 9th of May it was around 460,000 subscribers. It is now over a million in a month, Yeah. ठीक है ना। this 460 came in almost 2 years. I'll give you another example. I'll give you another example because one of our main PTI YouTube channels was being attacked. Our ground workers were being attacked as well. 2 of our ground workers were picked up and they're in the jail at the moment for no reason. हमने एक बैकअप चैनल बनाया और विदिन 1 day, within 24 hours, our backup channel was at 107K subscribers. That is phenomenal. बिल्कुल, that is phenomenal. 1 day. And right now, our backup channel have around 100 plus K subscribers. जी, this is what's going to happen. देखिए, people will express themselves. You cannot suppress. And there is a generation Z which is not going to follow your lead. It just isn't. It's far more aware. ये जो perception था ना कि whatever we say will stand, that is gone, right? Whatever they've tried, it hasn't worked and it will not work simply because you cannot suppress voices. Yeah. It has never been possible. It is only possible for a period of time, right? Yes. If you go to Nazi Germany, so what is that period of time? 12 years in total. In the life of a nation, that is just a blink of the eye, right? Same thing here. Up to bilkul, you have near about 24, 25 crore people, 230, near about 230 million people. How are you going to suppress them? Yeah. Over 130 million of them have a smartphone. Yeah. Right now, they're trying to suppress the community, the population or a nation, which is a part of a global village, 101%. Even हमारी रेडी वाली के पास भी टिकटॉक और स्मार्टफोन है. बिल्कुल है जी. TikTok is the platform of expression now. Exactly. It is the new frontier of political thought. Exactly. Right? And people are telling you what they think. देखिए, ऐसे माहौल में सबसे मजेदार चीज होती है क्रिएटिविटी. अगर आपको याद हो, ज़ियाउल हक के पीरियड में 50-50 आया था. बिल्कुल. Which was one of the most creative programs that PTV has ever run. Right? It was about freedom of expression. It is about saying things. Anwar Maqsood, right? Wow. His one line carries more weight than the entire weight of 40 plus news channels going on blah 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 every day, every hour, every week. One line of Anwar Maqsood holds more weight. Yeah, one line is like a book. It's like yeah.
अच्छा फैसल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ताकि हम टाइम के अंदर अपना शो भी खत्म कर दें। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये करंट टॉपिक है इस टाइम, और आई थिंक दैट इज वेयर वी आर गोना ब्रेक और मेक, दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स गोना मेक एंड ब्रेक। हमारे नादरा के चीफ रिजाइन करते हैं, पहले काफी वो प्रेशर लेते हैं, वो प्रेशर लेने के बाद काफी अरसे बाद वो रिजाइन करते हैं, और उनके कॉन्टेक्स्ट ऑफ उनकी कॉन्वर्सेशन ये होती है कि मैं और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। अगर एक बंदा, एक नादरा का चीफ, हमारा एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, हमारा इदारा है, वो कह रहा है कि मैं और कोई प्रेशर या और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, दैट मींस के प्री-पोल रिगिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड। दैट्स व्हाट आई सी इन द सिल्वर लाइनिंग। जी, इसके अलावा जो से हैं, हमें प्री पोल रिगिंग की और भी चीजें नजर आ रही हैं, जो इंजेक्ट फियर किया गया है, फियर को इंजेक्ट किया गया है, और एक कंफ्यूजन भी क्रिएट की गई है इलेक्शंस के लिए भी। जो हमारा 14 मई को हमारा इलेक्शन एक होना था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको नहीं माना गया। इसी तरह इन्होंने कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी किया था, इसी तरह इन्होंने आजाद कश्मीर में भी किया। अब ये चाह रहे हैं कि 24 करोड़ आबादी के साथ वही किया जाए जो कि एक सिटी के साथ इन्होंने किया। तो क्या ये मुमकिन है, और ये क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आई वाज लीडिंग अ टीम एंड वी वर डूइंग एनालिसिस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है ना, पिछले साल से हम कर रहे हैं। तकरीबन अप्रैल से हमने लास्ट ईयर से शुरू किया था। पहले रोल्स जो आए वो मई में आए, मई 22 में, ठीक है जी। तो उसमें तकरीबन जो है ना 12 करोड़ और 50 लाख के करीब वोटर्स रजिस्टर्ड थे। फिर क्या हुआ, जून में एक रिट गई टू द कोर्ट लास्ट ईयर। एक शख्स ने रिट की, उसने कहा जी मैं जिंदा हूँ, मुझे इलेक्टोरल रोल्स में जो है इन्होंने मुर्दा करार दिया हुआ है। तो दैट केस वाज टेकन अप। उसमें हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने जाके बाद में कहा कि जी ये जो है ना क्लरिकल एरर था। सो 4 मिलियन नेम्स दैट हैड बीन टेकन आउट हैड टू बी एडेड बैक इन। 4 मिलियन, 40 लाख वोट। जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, अगर पीटीआई 2018 के इलेक्शन में 97,000 वोट, लेस देन 100,000, ठीक है ना, इन सर्टन कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेती, वी वुड हैव हैड 12 मोर सीट्स, राइट। सो जस्ट दैट इज जस्ट द कॉन्टेक्स्ट, राइट। 1 लाख से आप 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। जब हमने रोल्स को स्टडी करना शुरू किया, उसमें मेजर अनॉमलीज थी। अनॉमलीज इस किस्म की थी कि वो मुजाहिका खेज थी। जब वकील को दिखाया गया तो वकील ने कहा ये हो नहीं सकता, तो हमने उनको एविडेंस दिखाया। देखिए, सबसे छोटा जो यूनिट है ना, जो पॉपुलेशन का यूनिट है, वो ब्लॉक कोड है। जब पॉपुलेशन का सेंसस होता है, जब पीबीएस जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जब वो कंपाइल करता है ना रिजल्ट सेंसस के, तो ब्लॉक कोड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। और इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो ब्लॉक कोड वाइज होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी ब्लॉक कोड्स होते हैं उतने उसके रोल्स होते हैं, और उसमें मर्दों के और ख़वातीन के सेपरेट रोल होते हैं, ठीक है ना। तो वो दिएगा। तो हमने ऐसी ऐसी अनॉमलीज देखी। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, पीपी 170 है, कि वहाँ पर जो है सडनली देयर वर 5,500 वोट्स इन अ सिंगल पोलिंग स्टेशन, जबकि इलेक्शन एक्ट कहता है कि जी 1200 से ज़्यादा हो नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि 2 मिनट लगते हैं एक वोट डालने में, और आपके पास वही तकरीबन 9 घंटे हैं, जिसमें से आपने लंच ब्रेक भी लेनी है कुछ और, बट लेट्स से 9 के 9 घंटे हैं। उन 9 घंटों में कितने वोट डाल सकते हैं? 270 एक पोलिंग बूथ में, राइट। इसलिए 1200 का नंबर दिया गया कि एक पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक पोलिंग बूथ में 300 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 5,500 वोट, 5,500 वोट का मतलब है कि वोट पढ़ ही नहीं सकते। तो देयर आर 2 वेज, one is suppression of vote and the other is stuffing of vote, right? Suppression कैसे होती है? When I make it difficult for you to vote, I don't want you to vote. So especially young women, their votes are moved away from their family. और उसके पीछे thought process ये है कि अगर उसका वोट किसी पोलिंग स्टेशन में नहीं होगा जहाँ उसकी वालिदा जा रही है, जहाँ उसका वालिद जा रहा है, जहाँ उसका भाई जा रहा है, तो उसके लिए वोट डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, वोट ही नहीं डाल सकते। So women's votes are suppressed deliberately, ठीक है ना। पहली चीज तो ये है, इसीलिए आपका वोटर टर्नआउट जो है 50% से ऊपर जाता ही नहीं। लास्ट ईयर भी आई थिंक 50.3 था या ऐसे कुछ था, बट लेट्स से 51 था, ठीक है। द मोमेंट योर वोटर परसेंटेज गोज टू 55, 56,
the effects of rigging cannot really make an impact. ये इसीलिए वोटर टर्नआउट को लो रखा जाता है, ताकि आपने 5 से 7% अगर रिगिंग कर ली, वोट स्टफिंग कर ली, तो उससे रिजल्ट जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो आप देखिए लास्ट ईयर जुलाई में हाई वोटर टर्नआउट की वजह से हम जो है पीटीआई जो है वो 75% सीट जीती थी। जी, ये मैंने शुरू में अपने क्वेश्चन में भी मेंशन किया कि प्री पोल रिगिंग को कनेक्ट किया जा सकता है, ये जो फियर इंजेक्शन है इस टाइम, ज्यादातर जो फियर इंजेक्शन हो रही है वो हमारी वुमेन्स के अंदर ही हो रही है या हमारे बच्चों के साथ हो रही है। देखिए दो चीजें, बिल्कुल एब्सोल्युटली दो चीजें हो रही है ना। एक तो women are being deliberately harassed, so they step back from politics, because PTI brought women into politics. PTI made sure that they become politically aware, and not only politically aware, they are very committed activists. They are very committed to making a difference, right? To making, I've seen, professors from universities doing activism on ground at the UC level, Union Council level. And these are professors of top universities. And they were women, right, who were doing this. So whereas you would think a LUMS graduate would never be in UC politics, there are LUMS graduates, women, who are going door to door in union councils, right? तो उनको डराने धमकाने पीछे धकेलने के लिए किया गया. And the interesting thing, there's a woman who's orchestrating all this, right? And we know who she is. Right? जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है ना? तो उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. देखें, देयर इज NA75 है विच इज डस्का. तो डस्का के एक पर्टिकुलर, जब ये इलेक्शन वहाँ बाई इलेक्शन हुआ जो बड़ा कंटेंशियस था, जिसमें ECP ने दोबारा फिर रोल प्ले किया कि वो कुछ हल्के थे, कुछ पोलिंग स्टेशन थे जिनमें पोलिंग दोबारा होनी थी, उन्होंने पूरे हल्के में ही करवा दी. अब उसमें एक इलेक्टोरल रोल है एक ब्लॉक कोड का. ना ब्लॉक कोड्स डोंट चेंज, राइट? उनकी इंटेग्रिटी होती है. तो जब बाई इलेक्शन हुआ तो वहां पर जो है तकरीबन 3,340 वोट्स रजिस्टर्ड थे, 3,300 से ऊपर वोट्स थे. जब इलेक्टोरल रोल्स आए अक्टूबर 7, 2022 लास्ट ईयर, तो उसी ब्लॉक कोड में अब 1,020 वोट थे. बट दैट्स नॉट इनफ. ये 1,020 वोट जो थे उनमें से एक वोट भी नहीं था जो पहले वाले रूल्स में था. पूरा ब्लॉक कोड ही चेंज था, ठीक है ना? तो ये भी जब ECP को हमने लेटर्स लिखे और हमने कहा जी ये क्या है, उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं है, माइग्रेशन होती रहती है. पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिटी टू अनदर, राइट? वी हैव सीन, जो मैंने PP 170 की बात की पहले लाहौर की, उसमें तकरीबन 106 एरियाज, लाहौर के 106 एरियाज से वोट लाकर उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाले गए थे PP 170 में. जी हमारा टाइम असल में खत्म हो गया, वरना इस डिस्कशन को हम और लंबा लेके जाते. मैं चाह रहा हूँ कि आप लास्ट 1 मिनट में कंक्लूड कर दें, अपनी जो समरी हमें दे दें, ताकि हम इसे एंड कर सकें. देखिए, हमारे दो चैलेंजेस हैं. आई एम टॉकिंग नाउ एज अ वोटर, कि मैं एक वोटर हूँ, राइट? व्हिचएवर पार्टी आई वोट फॉर इज माय राइट, कि मैं किसको वोट डालना चाहता हूँ. मुझे वोट अपना रजिस्टर भी करना है, चेक भी करना है कि मेरा जो रजिस्टर्ड वोट है वो शिफ्ट ना हो गया हो. जुलाई 13 तक ECP ने रोल्स जो हैं वो खोले हुए हैं कि यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, यू कैन आस्क फॉर योर वोट टू बी shifted or moved to where you want it. They make it so difficult. कोई प्रोसेस, I mean 21st century में, if you go to the ECP website right now and you want to download Form 21, जिसको भर के आप लेके जाएंगे ECP के दफ्तर जमा कराने, वो लिंक ही नहीं मिलेगा, वो लिंक ही टोटल टूटा हुआ है. So there is no way that you can get that Form 21. You'll have to go to the ECP office, get the form, fill it, then they will say ये document लाओ, वो document लाओ. But still we have to do it as voters. So that's one thing. And secondly, then I have to protect my vote also. Because I want to make sure that just before the polling date, I again check where my registered vote is, because they do that too. They shift it at the last moment, right? So you can't even react to it. So we have to ensure that when we do go to the polls, we do so with our own free will.
थैंक यू सो मच फैसल भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा। आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उसने काफी सीखा, मैंने काफी सीखा। एट द एंड ऑफ द डे माय मैसेज टू द नेशन वुड बी, हमारे पास एक ही इस टाइम हक नजर आ रहा है, वो है हमारे वोट का हक, और वो इंशाल्लाह वो हमें मिलेगा। और जब हमें वो मिलेगा, हमारे जो नंबर्स हैं वो काउंट करेंगे। ठीक है, हम बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से ये पीपल रिगिंग और जो इन ऑन द डेट रिगिंग होती है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त तरीका है वो है हाई टर्नओवर। अगर हम अपना टर्नओवर ले जाते हैं 65%, 70%, हमने बाय इलेक्शन में देखा, हम जीत सकते हैं, ये जितनी मर्जी रेगिंग कर ले। थैंक यू सो मच फैसल भाई, इंशाल्लाह थैंक नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और यू, बहुत अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। वी लर्न अ लॉट टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।